नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। हर चुनाव में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इससे जुड़ी वीवीपैट एक बड़ा मुद्दा रही है। खासकर विपक्षी दल मनमाफिक नतीजे नहीं आने पर ईवीएम पर आरोप जड़ने से पीछे नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम और चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना काम निष्पक्षता के साथ किया और एक और अग्नि परीक्षा में वो पास हुआ। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आशा के अनुरूप आने के बाद विपक्ष ने अब ईवीएम मामले पर चुप्पी ओढ़ ली है। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर खड़े किए जा रहे सवालों के सुर भी बदले हुए हैं। विपक्ष अब वो आयोग पर भरोसा जताते दिख रहा है, साथ ही ईवीएम से आए नतीजों को लेकर उल्लास जता रहा है। फिलहाल ईवीएम के परिणामों की स्वीकार्यता से साफ हो गया है कि उसने हर चुनावों की तरह फिर से एक और अग्नि परीक्षा पास कर ली है। ईवीएम को लेकर विपक्ष का ये रवैया पिछले चुनावों की तरह इस बार भी था। आयोग पर सवाल उठाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। गनीमत ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम व वीवीपैट को लेकर आयोग को एक लंबी चिट्ठी लिखी। सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया गया। इस पर आयोग ने समय समय पर आरोप लगाने वालों को फटकार भी लगाई। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल पर आज हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। साथ में जितेंद्र मिश्रा जी और पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आशा के अनुरूप आने के बाद भी विपक्ष ने अब ईवीएम के मामले पर चुप्पी ओढ़ ली है, इसका क्या मायने? जी बिल्कुल इरम, देखिए हालांकि 1982 से इसका ईवीएम का सफ़र शुरू हुआ था और स्वाभाविक तौर पर आप देखिए कि ईवीएम के माध्यम से अभी तक 5 लोकसभा के चुनाव हुए हैं और करीब 152 विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। 46 बार सरकारें बदली है, लेकिन आप भारतीय लोकतंत्र की खूबी देखिए, उसके बाद भी चुनाव आयोग हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाते रहा है और ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाते रहे। और लेकिन जब मनमाफिक नतीजे आ जाते हैं तो फिर चुप्पी साध लेते हैं। तो वही बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते इस समय। उससे पहले भी देखिए एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ईवीएम को लेकर या वीवीपैट को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उन्हें खारिज कर दिया गया। तो बात वही है ना कि भाई आप किसी संस्था जो एक मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और इतना बड़ा काम है एक तरीके का, देखिए जैसे महापर्व की संज्ञा दी गई खास करके लोकसभा चुनाव को। पूरे देश में 543 सीटों के लिए चुनाव कराना आसान नहीं है। 82 दिन लगे हैं अभी इसी चुनाव में, यानी 82 दिन तक पूरा तंत्र जो है कहीं ना कहीं राजनेताओं की सेवा में लगा रहा है एक तरीके से। तो आप देखिए कि यानी देश की सरकार चुनने में लगा रहा। तो ये उसके बाद किसी पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आयोग मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें बुरा तो लगता ही होगा, क्योंकि अभी भी देखिए जब चुनाव आयोग पर आरोप लगे तो कुछ मौक़ों पर तो चुनाव आयोग ने फटकार भी लगाई, जवाब तलब भी किया कि भाई आपने जो आरोप लगाया आप साबित करिए। तो सवाल वही है कि राजनेताओं भी कम से कम भरोसा तो रखना चाहिए। जब इतना ईवीएम के माध्यम से जितने चुनाव हुए, जो मैंने आंकड़े बताए, जब 46 बार सरकारें बदली है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो जनता का जो फैसला था उसे कहीं चुनाव आयोग ने बदल दिया हो। तो बावजूद इसके चूँकि अब लोकतंत्र है रम और आरोप लगाने की छूट भी है, तो स्वाभाविक तौर पर वही बातें सामने आती भी रही हैं। अब लेकिन अब देखिए इसी चुनाव में कितनी बातें हुई ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर और चुनाव आयोग की कार्य पद्धति को लेकर कई सवाल उठाए, चिट्ठियां लिखी गई बड़ी बड़ी। तो मगर अब सब चुप हैं, क्योंकि अब मनमाफिक नतीजे आ गए हैं। जो चाहते थे वो नतीजे, जो अपेक्षाएं थी वो उसके अनुरूप नतीजे आ गए, तो अब खामोशी है। चले,
जितेंद्र जी, अब ये खामोशी क्यों ईवीएम को लेकर? नहीं देखिए इरम, अभी मैं सुन रहा था रवि जी को। हम्म। चुनाव आयोग ने परिणाम नहीं पलटे हैं ऐसा कुछ उन्होंने अभी बोला था। चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरीके से पीठासीन अधिकारी ने लोकतंत्र के निर्णय को बदलने का काम किया था कि नहीं किया था। सारे चैनलों में दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग की जाएगी। चुनाव आयोग को क्या अधिकार था चंडीगढ़ में परिणाम पलटने का? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए किसने ये परिणाम दिए और किसने लोकतंत्र के परिणामों को पलटा? निश्चित तौर पर चुनाव अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में बैठा था। क्या उम्मीद की जाए इससे या इस चुनाव आयोग से? हमारा चुनाव आयोग को लेकर के जो स्टैंड था वो आज भी खड़ा है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल खड़े होते हैं, उसकी पारदर्शिता पर कोई सवाल खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण होना चाहिए। हम फिर अदालत जाएंगे, हम फिर ईवीएम की कमियों को उजागर करेंगे। एक चुनाव आने के परिणामों से ईवीएम से पीछा नहीं छूट जाता है, या ईवीएम सोचे या चुनाव आयोग सोचे कि उससे पीछा छूट जाएगा, नहीं। क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की गतिविधियां संदिग्ध रहती हैं, उसको लेकर के हम सवाल उठाते रहते हैं। अभी आप देखिए कि खाली कांग्रेस सवाल नहीं उठाती, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ईवीएम पर शक करती है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ईवीएम को लेकर के उसकी आलोचना करती है। जेवीएल नरसिम्हा की किताब पढ़ी है, कम से कम 500 पेज की किताब लिख दी उन्होंने ईवीएम के खिलाफ। लाल कृष्ण अडानी लगभग अपना जीवन, राजनीतिक जीवन उन्होंने खपा दिया इसके खिलाफ ईवीएम के लड़ते हुए। तो जब इतनी सारी जगह से प्रतिक्रिया आती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल बड़ा हो जाता है। चले, सुप्रीम आपकी बात को मैं पंकज जी से समझ लेती हूँ। पंकज जी क्या कहेंगे? सुना आपने अभी जितेंद्र जी को। देखिए, इरम, कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है कि देश को और देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपयश दिया जाए। इसीलिए ये कभी सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक सब पर सवाल खड़े करते हैं। और जब जब अभी इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव में स्पष्ट तौर पर पूछा, जैसे जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी ने 150 रिटर्निंग ऑफिसर से, जिला कलेक्टर से बातचीत करी है, कोई एविडेंस नहीं। फॉर्म 17C को लेकर जिस प्रकार का प्रपंच कांग्रेस पार्टी ने किया, कोई प्रमाण नहीं। ईवीएम को लेकर हमेशा उसकी मॉक ड्रिल होती, जब भी पोलिंग शुरू होती है उसके 2 महीने पहले उसकी पूरी देश भर में उसकी मॉक ड्रिल कराते हैं, तब कोई बात नहीं। फिर ओपन कॉन्फ्रेंस कराता है इलेक्शन कमीशन, कई बार कहा कि यदि प्रमाण हो तो प्रमाण लेकर आओ, कोई प्रमाण ईवीएम का में टेम्परिंग का आपके पास नहीं। और यदि इन परिणामों के बाद भी यदि कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस के साथियों को लगता है कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, तो ये उनकी बुद्धि, इनका विवेक है। हमारा इतना सा आग्रह ये है कि कांग्रेस को क्या करना है, क्या कहना है, वो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। पर संवैधानिक संस्थाओं को और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो अपयश और बदनामी का काम नहीं करते, वो नहीं करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यद्यपि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, और भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में 1952 से लेकर 2024 तक आ गए, 70-75 साल हो गए। पर बहुत आसानी के साथ जो जीतता है उसको हारने वाला त्याग पत्र देकर उसका पथ प्रशस्त करता है। और आज भारतीय जनता पार्टी, जैसा रवि जी ने व्याख्या करी कि 1982 से देश में लगभग 50, 40, 47 चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो चुके हैं। लोकसभाओं के, विधानसभाओं के सारे चुनाव होते हैं। देश भर में करीब 85 लाख के आसपास बूथ हैं जहाँ पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं। पूरी दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सराहा जाता है, तो उसके बाद भी कांग्रेस आपत्ति उठाती है तो जनता इसीलिए इनको कभी भी, आप देखिए कि लगातार तीसरा आम चुनाव है जब कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा स्पर्श नहीं कर पाई। इनको जनता ने सरकार बनाने का अवसर, 295 सीटें, खड़गे जी का दावा था हम 295 सीटें जीत रहे हैं, 1 जुलाई से खटाखट ठकाटक क्या क्या शुरू हो जाएगा, दुनिया भर की बातचीत थी। पर सारे कांग्रेस के वादे और दावों को जनता जनार्दन ने अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया, जैसे ईवीएम के आरोपों को। तो ये ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, अपनी कमी नहीं देखेंगे। जिस प्रकार का तुष्टीकरण का कार्य कांग्रेस पार्टी करती है,
हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करने की बातचीत करती है, रंग भेद की संपत्ति लूटने दुनिया भर के तो काम कांग्रेस पार्टी करती है। और उस सबके बाद भी यदि पूरा प्रतिपक्ष मिल जाए और तो भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ले पाए, तो इसको यदि कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी जय मानते हैं, जो मूलतः पराजय है, तो ये उनका सोच का विषय है। ठीक है रवि जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से ईवीएम पर उंगली उठाई गई, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से ईवीएम पर उंगली उठाई गई, लेकिन उसके बाद एकदम से ये चुप्पी साध लेना, क्योंकि देखा गया कांग्रेस के कई दिग्गज जो नेता ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठाते रहे, लेकिन अब ये चुप्पी क्यों? देखिए अभी हालांकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता मिश्रा जी जो उदाहरण चंडीगढ़ का दे रहे थे, तो वो चंडीगढ़ के नगरीय निकाय के चुनाव का मामला है और वो निकाय के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, चुनाव आयोग नहीं कराता है। और दूसरी बात ये है कि वो मतपत्रों से चुनाव हुए थे, ईवीएम से नहीं हुए थे। सवाल तो वही पैदा हो रहा है ना कि मतपत्रों से जब चुनाव हुआ करते थे तो कम से कम मुझे थोड़ा बहुत तो याद है कि किस तरह पेटियाँ लुटती थी, कैसे हिंसा होती थी, बंदूकें चलती थी, तो वो तमाम दौर सबने देखा है। तो वो अब कहीं ना कहीं उससे अगर निजात मिली है तो मुझे लगता है कि अगर इतने शांतिपूर्ण, देखिए आप कितना बड़ा महापर्व था, 82 दिन चला और इतना छुटपुट कहीं मामलों को छोड़ दिया जाए, पश्चिम बंगाल की कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो पूरे देश में शांतिपूर्ण चुनाव हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, एक बहुत बड़ी बात भी है, बहुत गौरव का विषय भी है भारतीय लोकतंत्र के लिए। तो अगर इतना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं और अपेक्षा के अनुरूप परिणाम आ रहे हैं, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि सवाल खड़े होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि ईवीएम को लेकर इतनी बार सवाल उठाए गए, प्रमाणित करने का अवसर दिया गया, प्रमाणित भी नहीं कर पाए। अब जब कोई चीज़ प्रमाणित नहीं कर सकते तो फिर आरोप तो फिर निराधार ही माने जाएंगे। अगर प्रमाणित हो जाएं तो फिर तो बात सबके सामने आ जाएगी, लेकिन जब आप प्रमाणित नहीं कर सकते, केवल आरोप लगाते हैं, तो फिर वो बात तो ना सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा ना जनता एक्सेप्ट करेगी। चलें जितेंद्र जी क्या कहेंगे रवि जी की बात पर? देखिए, अभी एक रामपुर जगह है यूपी में, वहां पर वोटिंग हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 2 एजेंट बैठा ले अपने और 2 बैठा ले किसी दूसरे दल के नाम से। 4 एजेंट भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे थे, वोटर को ला रहे थे, ले जा रहे थे, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला पूरी पोलिंग में 0। तो मैं तो ये मानता हूं कि अभी थोड़ी बहुत लोकप्रियता तो मोदी जी की बची होना चाहिए कि उनका एजेंट तो उन्हें वोट दे कम से कम। लेकिन जब ऐसे परिणाम आते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी बातों की पुष्टि हो जाती है और आरोप घने हो जाते हैं, आरोप कड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर बात करे चुनाव आयोग, इस पर निर्णय ले और लगातार हम इसको लेकर के मामला उठाते रहें। बहुत जल्दी हम सबूतों के साथ भी सामने आएंगे। पंकज जी क्या कहेंगे? जितेंद्र जी तो कह रहे हैं बहुत जल्द हम सबूतों के साथ सामने आएंगे, क्या जवाब देंगे इस पर? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग तो 10 साल से, पिछले 10 साल से, जब से 14 से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारना प्रारंभ किया है, ईवीएम को कूदते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा ईवीएम से चुनाव कराने की बात, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था मंगलसूत्र टूटने वाला इस बार का, उसमें ईवीएम से चुनाव की बात लिखी है। तो घोषणा पत्र में आप लिख रहे हो ईवीएम से चुनाव कराएंगे, यहाँ आप कह रहे हो कि हम सबूत जुटाएंगे। तो ये जो दोहरा और मापदंड है ना कांग्रेस पार्टी का, यही तो दुविधा है इनकी, कंफ्यूजन। और कांग्रेस, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तब तक ये दोहराव के पद पर रहेंगे। ईवीएम से चुनाव कराएंगे, घोषणा पत्र में लिखते हो, यहाँ कह रहे हो कि ईवीएम के खिलाफ सबूत लाएंगे। अभी पिछले 10 साल में एक सबूत नहीं ला पाए कि ईवीएम से टेम्परेचर की कोई घटना होती है, नहीं लेकर आ पाए, सिर्फ आरोप है। और जब भी चुनाव हारने का वातावरण बनता है तब आरोप है। जब तेलंगाना चुनाव जीतते तब दिक्कत नहीं, कर्नाटक चुनाव जीतते तब दिक्कत नहीं, अभी हिमाचल प्रदेश चुनाव जीते तब दिक्कत नहीं, इसके पहले राजस्थान जीते थे तब दिक्कत नहीं, अभी राजस्थान में 10 सीटें जीती लोकसभा तब दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ में 1 लोकसभा सीट जीते तब दिक्कत नहीं। तो एक स्पष्टता होना ही ना कि ईवीएम के परिणाम से हम सहमत नहीं, हम त्याग पत्र दे दो, त्याग पत्र उसके साथ ईवीएम से सिलेक्टेड प्रोसेस है, हम उसको नहीं मानते, दे दे कांग्रेस पार्टी के 100 से कम सांसद जो बनकर आए, ईवीएम से तो ना भाई, प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है आपको, संदेह सबूत लाओगे आप। तो जो प्रक्रिया आपको संदिग्ध लगती है उसका भाग क्यों आप मना कर दो आप। ये जो दोहरा मापदंड है, देश किसी चीज का दंड कांग्रेस पार्टी को देता है कि स्पष्टता ही नहीं है।
आपको कुछ नहीं मिलता। तो जो ईवीएम जिसके पास कोई बोलने का यंत्र नहीं है, वो गणना करने का यंत्र है वोटों की, उस पर आरोप लगा दो आप। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसी स्थिति चलती थी कांग्रेस पार्टी, तो अभी जैसी दुर्दशा पिछले 3 चुनाव हुई उससे ज्यादा होती। चले रवि जी, क्योंकि जिस तरीके से ये बात तो हुई ईवीएम की, ईवीएम पर उंगली उठाने की, लगातार इस पर चर्चा चलती आई है। पूरे चुनावी माहौल में हमने देखा है किस तरीके से उंगली उठाई गई है। और वहीं अभी हाल ही में एक बयान आया था जीतू पटवारी का, उन्होंने कहा था कि एकजुटता नहीं है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस ईवीएम को एक मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है, या फिर सच में एकजुटता नहीं दिख रही है कांग्रेस में? 3 पंडितों को लड़ाने का काम कर रही है। तीनों देखिए आप कहीं ना कहीं, तो मगर मुझे लगता है कि ऐसा मुद्दा नहीं है। ईवीएम जो है वो एक रहा है, और ईवीएम के लेके देखिए अभी तक कोई प्रमाणित तो हो नहीं पाया है। जो आरोप लगे हैं वो तो सब हवाई हो गए, साबित कोई कर नहीं पाया। अभी जो फिर वही बात आएगी जो मिश्रा जी कह रहे थे। कई बार देखिए मेरे जो जहाँ तक जानकारी है वो होता कई बार ये है कि जो मैनुअल समस्या के कारण, लापरवाही के कारण इस तरह की स्थितियां बन जाती। जैसे मान लीजिए अगर आप ईवीएम आप मतदान केंद्र से रवाना होते समय मतदान दल अगर मान लो ईवीएम को बंद करना भूल जाता है, उसकी बैटरी को मतलब ऑफ करना भूल जाता है, तो वो थोड़ा समय बाद डिस्चार्ज हो जाती है और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। जो मुझे जानकारी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती, इसीलिए मतदान कर्मियों को बार बार ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी है। और बावजूद इसके होता है मानवीय त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। तो कई मतदान केंद्रों पर इस तरह के स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि वहाँ रिजल्ट 0 आ रहा है जबकि मतदान पूरा हुआ है। तो वो वही कारण होते हैं। कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी होती है जिसके कारण अगर मान लीजिए आप अपना मोबाइल अगर पूरे समय चार्ज कर रहा चालू छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लेकिन सवाल यही है कि हम अब ईवीएम के बाद जो रिजल्ट तो आ गए, और जहाँ तक जो आपने दूसरा सवाल कहा एकजुटता का मध्य प्रदेश कांग्रेस में, तो वो तो बहुत ही यक्ष प्रश्न है। उसका सवाल उत्तर तो बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना, क्योंकि इतने सालों में तो एकजुटता नहीं दिखी। अब हो सकता है आगे जीतू पटवारी अगर वो समन्वय स्थापित कर पाते हैं तो बधाई के पात्र होंगे। जितेंद्र जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जीतू पटवारी ने एकजुटता की बात की है, अब उसको गंभीरता से लेने की भी बात कर रहे हैं वो। चलिए पंकज जी, यही सवाल है मेरा आपसे। चलिए, कुछ टेक्निकल परेशानी की वजह से दोनों संपर्क टूट गया। रवि जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लगातार एकजुटता और इसको गंभीरता से लेने की बात सामने आ रही है, तो क्या कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो जब नतीजे आए थे कहा जा रहा था कि लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लोकसभा चुनाव भी पूरा निकल गया, उसके बाद भी नजर नहीं आया। और लोकसभा चुनाव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दल बदल की राजनीति नजर आई, यानी कि किस तरीके से कांग्रेस से लोग छोड़ हताश होकर भाजपा में शामिल हुए। देखिए इरम, हालांकि जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था जीतू पटवारी को चुनाव से पहले कमान सौंपना, नतीजे सबने देखे दोनों चुनाव के। और अब अगर पहली बात लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले ही अगर मान लीजिए आपकी 6 महीने पहले कार्यकारिणी भंग हो जाती है, ना दिसंबर में कार्यकारिणी भंग हो जाती, बिना टीम के, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई सचिव नहीं, कोई जिला अध्यक्ष नहीं, बिना टीम के आप मैदान में उतरे हैं। अब वो बिना टीम के मैदान में उतरे हैं तो फिर तो नतीजे इसी तरह के आएंगे जो आए हैं। तो सवाल वही है। और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए मैं जहाँ तक जो बड़ी बात है कि जो पहले से ही अगर देखा जाए तो इस तरह का बिखराव यानी गुटीय राजनीति हावी है। अगर नाम लें तो फिर वही बात आएगी कि देखिए बिंद में अजय सिंह जी बिंद तक सीमित हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहे, और कमलनाथ अपने छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। तो अब जब आप अपने अपने गढ़ में तक सीमित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से एक बल्कि संवादहीनता जैसी स्थिति भी रही। आप कई बार तो देखिए कमलनाथ तो पूरा 1 महीने बाद मतलब वो केवल जब प्रचार हुआ तो उन्होंने छिंदवाड़ा के बाद केवल एक सभा रामू टेकाम के पक्ष में की, और उसके बाद वो 1 महीने बाद पीसीसी पहुँचे। तो इस तरह की स्थितियाँ अगर रहती है तो फिर स्वाभाविक तौर पर 5 डेज वर्किंग वाला कल्चर केवल कारपोरेट में या सरकारी दफ्तरों में चल सकता है। राजनीतिक दल हों या
कोई अन्य संस्थान हो, वहाँ तो पूरा 24/7 अगर आप काम नहीं करेंगे और उतना सक्रिय नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी। अभी बिल्कुल। चले, पंकज जी भी जुड़ गए। पंकज जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी एकजुटता की बात कर रहे हैं, उसको गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं, उस पर एक छोटा सा कमेंट लूंगी आपसे। देखिए, जीतू पटवारी जी को गंभीरता से कौन लेता है? क्या कमलनाथ जी को गंभीरता से लेते हैं? आप देखिए, 19 अप्रैल को कमलनाथ जी पुत्र के दायित्व से चुनाव से, नकुलनाथ जी के चुनाव से मुक्त हो गए थे, पर वो दिग्विजय सिंह तक के लिए कैंपेन करने नहीं गए। दिग्विजय सिंह जी पूरे समय राजगढ़ में अपने चुनाव में लगे थे, जहां दोनों लोग बुरी तरीके से हारे। मध्य प्रदेश में इस चुनाव में दो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह तो लगातार 2 बार हारे। भोपाल से बैरंग गए थे राजगढ़ तक, वहां से भी लोगों ने बेटिकट लौटा दिया उनको, वापसी झोला उठाकर लौट के आज ढूंढ के आ रहेंगे। और जीतू पटवारी के कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद से मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित हो चुके हैं। और वो कह रहे हैं हम तो अभी क्या समतल कर रहे हैं, इसको क्या समतल नहीं कहते हम जी, ये रसातल में ले गए कांग्रेस पार्टी को। आप देखिए कि 1952 के चुनाव से लेकर अब तक कभी कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा सीट नहीं आ रही थी। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती, उपचुनाव को छोड़ दें, जिसमें कमलनाथ जी ने अपनी पत्नी का त्यागपत्र कराया था, अलकानाथ जी का, और पटवा जी से उपचुनाव हारे थे। और मुख्य चुनाव की बात करें तो कभी भी छिंदवाड़ा सीट बीजेपी नहीं जीती, पर आज पहली बार हमने छिंदवाड़ा सीट जीती है, जहाँ कांग्रेस पार्टी कहती थी छिंदवाड़ा का मॉडल, छिंदवाड़ा गढ़। और दूसरी चीज, पूरे छिंदवाड़ा के चुनाव प्रचार में कैंपेन करने के लिए ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, ना कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में कोई बड़ा नेता, कोई कैंपेन करने का रिकॉर्ड सबके सामने। तो जितेंद्र जी पटवारी और जितेंद्र जी भंवर, 2 के अलावा तीसरा आदमी दिखाई नहीं। जिनका नाम भंवर में, वो भंवर से कैसे बाहर निकालेंगे पार्टी से, बड़ा सवाल है। चले, जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप पंकज जी की बात पर? दोनों ही सवाल है मेरे, एक तो एकजुटता और दूसरा छिंदवाड़ा। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो छत्रप की बात आई थी, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि कांग्रेस की कमजोरी है गुटबाजी, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सफलता निकली। कांग्रेस ने हरदम क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा दिया, जिसको छत्रप बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी की भाषा में। लेकिन हमारा गुटबाजी हमारी ताकत है। निश्चित तौर पर हम अपने क्षेत्रीय नेताओं को संबल देते हैं, उनको मजबूती देते हैं, उसके आधार पर हम अपनी मजबूती लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही बुनियादी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में 2 लोगों का शासन चलता है, 2 लोग संगठन पर हावी होते, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होती। आज भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी पराजय हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो अगर धूल में मिले हैं, तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन के साथी थे उनकी कहीं कोई पूछ नहीं हुई थी। सिर्फ 2 लोग हावी रहते थे हर निर्णय में, और उसका परिणाम आपने देख लिया। आज कांग्रेस नीति गठबंधन जो आगे आया है, वो इसीलिए आया है कि हमने सबका सम्मान किया, सबको बराबर से भागीदारी दी, हिस्सेदारी दी, और क्षेत्रीय दलों का भी सम्मान हुआ, जिसकी वजह से आज हम प्रमुख विपक्षी दल बन के सामने खड़े हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, कांग्रेस मार्ग बेस्ड है। कार्यकारिणी हो ना हो, हमारा कार्यकर्ता अपनी जगह पे लगा रहता है और काम करता है, और उसी का परिणाम ये हुआ है कि आज मध्य प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। चलिए, एक छोटा सा कमेंट छिंदवाड़ा पे भी लूंगी। छिंदवाड़ा के नतीजों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, छिंदवाड़ा में हमारी पराजय हुई है, निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस निश्चित तौर पर पूरे देश में उभर के सामने आई, आपने देखा है। उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ कहती थी, उसमें क्या हुआ आपने देखा। जहाँ 72 और 74 के दावे करती थी भारतीय जनता पार्टी, आज बराबरी पे खड़ा हो गया गठबंधन उनके। गुजरात जो प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, वहां पर कांग्रेस ने अपनी सफलता हासिल कर ली है। निश्चित तौर पर पार्टी आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में और विस्तृत रूप में दिखाई दी। चलें, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, पंकज जी आपका भी, रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आशा के अनुरूप आने के बाद भी विपक्ष ने अब ईवीएम मामले पर चुप्पी ओढ़ ली है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।